हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। अगर आप मारुति की अल्टो को 2 साल रखते हैं, लगभग 20,000 किलोमीटर चलाते हैं, तो क्या उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, कार किस कंडीशन में जो है 2 साल बाद आपको मिलेगी, लगभग एक एवरेज राइड जिसमें गांव में भी ख़राब सड़कों पे, अच्छे सड़कों पे, सभी तरीके के सड़कों पे चली हुई कार जो है वो कैसी निकल के आती है 2 साल बाद 20,000 किलोमीटर चला हुआ। क्योंकि बहुत लोग सेकेंड हैंड लेने के नज़रिए से भी इसको देख सकते हैं, या फिर अगर आप नई भी लेते हैं तो भी आपको क्या चीज़ें मिलती है, क्योंकि अभी तो ये फ़िलहाल आपको डिसकंटिन्यू मिलेगी बहुत कुछ दिनों बाद। लेकिन फिर भी अगर आप 1000 सीसी वाली भी अल्टो पे जाते हैं तो आपको ओवरऑल एक मारुति से क्या आउटपुट मिलता है आप जब 20,000 किलोमीटर से चला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कार के जो है कंडीशन कंप्लीट दिखाऊंगा कि 20,000 किलोमीटर चलने के बाद इसके टायर्स कैसे हैं, इसका इंटीरियर कैसा है, इसका इंजन कैसा नॉइज़ करता है या फिर परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसके इंस्पेक्शन पे काम करते हैं कि ये कार अब कैसी है, किस कंडीशन में है। तो सबसे पहले इसके चाबी पर नज़र डालते हैं तो इसका की बिल्कुल न्यू जैसा होगा। अगर आप 2 साल में इस्तेमाल करते हैं लगभग 20,000 किलोमीटर, तो कुछ खास इस पर फ़र्क नहीं आया है। वैसे मैं बता दूं ये लोकल में चला है, इसका मतलब की का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, फिर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। तो अगर आप पुरानी लेने जा रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको की जो है वो कैसी जो है वो चाबी लगी हुई मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे बाहर के लुक को, तो बाहर का लुक में कोई भी कहीं भी रस्टिंग जैसा इशू तो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि कार अभी सर्विस में भी गई थी तो पूरा नीचे की और मैंने फ़ोटोग्राफी ली तो उसमें भी कोई रस्टिंग नहीं है। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हालांकि बॉडी में एक्सीडेंटेज होते हैं, पेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्क्रैचेस हैं इन सभी जगह पे, तो पेंट जॉब हुआ है, इस पर पेंट जॉब हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं आता है। तो आप जैसे स्क्रैचेस आएंगे, डेंट आता है, पेंट आता है, तो आप पेंट कर सकते हैं। पेंट क्वालिटी कंपनी के द्वारा जो कराई है उसमें भी कोई डलनेस नहीं आया है कि इसका जो रंग है वो फीका नहीं पड़ा है, एज़ इट इज़ है, कहीं भी जंग नहीं लगा है। ये खास बात मैं आपको बताऊं, 2 साल में बहुत सारी कार्स मैंने देखी हैं इंटरनेट पे, जब आप ग्रुप्स में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारी कार्स में एक समय के बाद जंग लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई देती हैं। उसके आगे हम चलते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि कार का जो है वो टायर 2 साल में कितना घिस जाता है या फिर कितना मेंटेनेंस खोजता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखिए ये टायर है, ये तो मैंने चेंज कराया था बाद में लगभग, तो ये MRF का है। तो ये देखिए इसका तो ग्रिप सही ही रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा नहीं चली है, 7-8 हज़ार किलोमीटर चली है। इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग कंप्लीट 20,000 किलोमीटर ये चली है, लगभग 18-19 हज़ार किलोमीटर। तो इसका लगभग 25% जो है वो चला गया है। तो इस टायर को लगभग आप 40,000 किलोमीटर के आसपास चला सकते हैं। मतलब अल्टो अगर आप लेते हैं तो आप एक टायर को यानी 40,000 किलोमीटर तक आप जो है रन करा सकते हैं। मैं ये टायर भी आपको एक ओवरऑल आइडिया के लिए दिखा देता हूँ। ये भी 20,000 किलोमीटर चली हुई टायर है, और यहाँ भी एक टायर है हमारे पास जो कि 20,000 किलोमीटर चली हुई है। तो इसके 2 बार टायर ब्लास्ट हुए थे, जिसके कारण इसका टायर जो है वो चेंज हुआ था। तो एक टायर स्टेपनी में है, आप समझ लीजिए, वो भी बिल्कुल न्यू कंडीशंस में अभी है। अब चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं कि अंदर में इंटीरियर में कैसा अभी है, मतलब इंटीरियर जो है वो रस्ट हो गया है या फिर अच्छा है, ख़राब है। इसका की बहुत अच्छा काम करता है, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहले जब हम इसके स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे या फिर पूरे इंटीरियर को देखेंगे तो एक चीज़ 2 चीज़ें अंतर आती है। अगर आप कार को रेगुलर AC में चलाते हैं तो आपका कार का डैशबोर्ड क्लीन रहेगा और इन सभी में रफनेस नहीं होगा, जैसा कि एक रफ़ होता है गाड़ी, इसमें थोड़ा सा ये आ जाता है कि वाइट सा हो जाता है। तो अगर आप कार को कंप्लीट AC में चलाते हैं, हमेशा ज़्यादा बाहर का धूल जो है वो आपके डैशबोर्ड पे नहीं आता है, तो आपकी गाड़ी थोड़ी साफ़ होती है। अगर होती भी है तो भी ठीक है, ऐसा कोई कहीं रफनेस नहीं आया है कार में, आप सभी जगह देख सकते हैं। तो कोई भी रफनेस आपकी गाड़ी में नहीं आती है। आगे हम चले तो इसके डैशबोर्ड, इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की तरफ से जो अभी तक मिला है कार में, एज़ इट इज़ एवरीथिंग इसमें लगा हुआ है। एक बस हेडलाइट जो है वो चेंज हुआ है, उसके अलावा कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। बाकी जो AC की बात है तो AC जो है अल्टो की उतनी ज़्यादा शानदार नहीं है। अल्टो जो है एक 800 सीसी इंजन है, जिसके कारण इसका AC जो है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर आप गर्मी के मौसम में चला रहे हैं, जैसे कि अभी मई लास्ट है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है AC। तो आप इससे ठंडे होने का जो है वो ज़्यादा नहीं सोचें, ज़्यादा ठंड जो है नहीं कर पाती है, लेकिन चल जाती है काम ना होना से। और 4 लाख 4.5 लाख की कार में जितना ये कंपनी दे देती है उतना कोई भी नहीं देगा, तो एडजस्टेबल है मतलब। और इस पे जब धूप आता है, जब ज़्यादा कड़ी धूप आती है, तो क्योंकि ये शीशा बहुत ज़्यादा नज़दीक है आपके, तो आपको थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। इधर से भी शीशा आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, क्योंकि गाड़ी का कैबिन छोटा है,
तो उसके कारण थोड़ा गर्मी महसूस होगा, लेकिन इसके प्राइस पॉइंट के अनुसार जो कि 4.5 लाख के आसपास में आ जाती है, उसके अनुसार ये बहुत ज़्यादा बेहतर काम करती है। इसका एसी भी काफ़ी बेहतर काम करता है। इसके इंजन वाइज की बात करें तो अगर आप कार को अंदर से बैठ के चालू करेंगे तो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता है। अगर आपका एसी चालू है तो आपको हल्का सा वाइब्रेशन सा महसूस होगा। अगर आपका एसी बंद कर देते हैं तो कार एकदम डेड पैडल हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपकी कार जो है वो स्टार्ट है। तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती है कि कार बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस करती है। एसी में हल्का सा करती है, लेकिन जब कार चलने लगती है तो वो बंद हो जाती है। इसके सीट कंफर्ट की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको इसका इंजन भी दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है सभी लोगों के लिए कि इंजन जो है वो कैसा जो है वो अब दिखता है पहले के मुकाबले, और काफ़ी आसान है खोलना। तो एक हाथों से भी इसके इंजन वे को खोलना जो है बहुत आसान हो जाता है। तो आप अगर अंदर, जैसा कि मैंने बताया, आप किसी भी पार्ट को इसको देख लेंगे, कहीं भी आपको रस्ट जैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आता है। इसी कारण से अल्टो जो है वो लाइफ लॉन्ग बोली जाती है कि इसको लंबा समय तक चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और इसके अगर इंजन में भी देखें तो इंजन अभी तो इसे साफ़ करके आया है, लेकिन इंजन में भी कोई दिक्कत जो है वो नज़र नहीं आती है। और सही बात बताऊं तो अभी तक 20,000 किलोमीटर में इसके इंजन में सर्विस और मोबिल चेंज के अलावा एक सिंगल वर्क भी नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। सब एज़ इट इज़ है, एकदम किसी चीज़ को टच तक नहीं किया गया है, आप इतना मान के चलो। तो वो वाली बात हो जाती है। तो अल्टो का ये इंजन आपको दिखाई देगा, और इसके जो सभी पार्ट्स है वो इस तरह से कुछ 20,000 किलोमीटर के बाद एक साफ़ सुथरा इंजन जो है अगर रखते हैं आप तो वैसा कुछ दिखाई देता है। बाकी इसके बोनेट को भी देख लें आप, तो सबसे मुझे अच्छी बात लगती है इसका पेंट जॉब, यानी मारुति जो भी पेंट जॉब इस पर अप्लाई करता है वो काफ़ी अच्छा पेंट जॉब यहाँ पे अप्लाई किया हुआ मिलेगा आपको। अब मैं आपको बता रहा था कि सीट आपको कैसे मिलेगी अगर आप एक अल्टो लेने जा रहे हैं, खासकर 800। तो इसमें आपको यहाँ पे बोतल होल्डर तो कुछ आता नहीं है, आपको एक पेपर होल्डर टाइप का आएगा। हाँ, लेकिन वो 10 रुपये वाला जो छोटा बोतल आता है वो वाला इसमें जो है वो आ जाता है। तो आप छोटे बोतल पानी का रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। पकड़ने के लिए ये, खोलने के लिए ये, सेंटर लॉक में ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस तरीके से। बाकी अगर सीट की बात करें तो 5.7 5.8 कोई भी, ऐसे तो कोई भी इस कार को चला सकता है, हाइट मैटर नहीं करता है, लेकिन 5.67 के बाद जो है वो दिक्कत करती है इसमें थाई सपोर्ट। ऐसे मेरा ही हाइट 5.7 के आसपास है, 6 के आसपास है, तो ही मुझे थाई सपोर्ट जो है वो ढंग से नहीं मिलता है। इसलिए मैं सीट को ज़्यादा पीछे करके, ज़्यादा डिक्लाइन करके चलाता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा थोड़ा आराम महसूस हो। उसके अलावा इसके पेडल्स में कोई दिक्कत नहीं है, आरपीएम रेव मैचिंग बहुत अच्छा है, और ये जो है एक तरह से डेड पैडल की तरह काम करता है। तो इसको इतना सा दबा के इस पर पैर रख देने से लगता है कि 60-70 की स्पीड में लगातार चलते रहती है, तो बहुत ज़्यादा पैर पे भार नहीं आता है। तो इसका जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे कार्स में जो है वो राइट फुट में जो है वो दर्द हो जाता है, क्योंकि उसका ये एक्सीलेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसका काफ़ी सॉफ्ट है, वो दिक्कत नहीं आती है। बाकी क्लच जो है वो काफ़ी लॉन्ग जाता है, तो कोई भी इनिशियल पीरियड में कोई भी बंदा इस कार को चलाएगा तो उसको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। गियर के मामले में बात करें तो मैंने बहुत सारी कार्स चलाई हैं, तो उस मामले में थोड़ी सी ये हार्ड लगती है, लेकिन बहुत सारी कार चलाई हैं उसके मुकाबले ये काफ़ी स्मूथ है। कभी भी रॉन्ग गियर डालना, कभी भी गलत मतलब जज कर लेना कभी भी नहीं होता है। आधा गियर पे फंस के रिटर्न या गियर फंसना, ऐसा कोई भी दिक्कत इसके कार के गियरिंग में नहीं होती है, कितना भी चला लो। और ओवरऑल गाड़ी का गियर जो है वो स्मूथ है। हाँ, बलेनो और उस रेंज यानी 8 लाख 9 लाख 10 लाख की कार में अगर आप जाते हैं तो उसके मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रेस है इसमें, लेकिन वैसे स्मूथ है। वैगन आर में भी लगभग इतना ही गियर जो है वो इतना ही समझ में आता है, इससे ज़्यादा उसका स्मूथनेस नहीं मिलता है। तो वैगन आर और इसमें दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिलता है आपको गियरिंग में। गियरिंग के बाद हम बात करें तो ग्लव बॉक्स में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, वो ठीक है। वाइपर सारा अच्छा काम करता है। रियर व्यू मिरर भी आपका काफ़ी सही है, और बीच में अगर हम करते हैं तो लाइट जो है वो ऑन रहती है। पैसेंजर सीट इतना मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर आप बात करें तो पीछे 5 फुट 8 इंच 9 इंच के लोगों को बैठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा सोच लीजिए हाइट सिर्फ 5 6 5 7 ही है, फिर भी मैंने पूरा जो है वो सीट जो है वो कवर कर लेता हूँ। पीछे मेरे पापा मान लो बैठे हैं तो उनका भी 5.8 के आसपास है, तो वो भी पूरा जो है वो कवर कर लेते हैं, तो पीछे बहुत ज़्यादा जगह नहीं बचता है। तो कम हाइट वाले लोग, फैमिली लोगों के लिए ठीक है, वरना थाई सपोर्ट तो मिलता ही नहीं है इसमें, और घुटना जो है यहाँ आके टकराता है, तो उसका एक प्रॉब्लम होता है। तो लॉन्ग जर्नीज़ में इसमें दिक्कत होगी। 2 लोग जो है वो बिग साइज़ के बैठ सकते हैं, 3 लोग जो है वो छोटे मोटे बैठ सकते हैं, एक बच्चा या फिर 2 लोग बड़े एडल्ट बैठ सकते हैं आराम से पीछे वाले पे, क्योंकि ये एक 4 सीटर कार ही मान के चलिए आप, इसको 5 सीटर ना माने। लेकिन इमरजेंसी में लोकल में आप 5 सीटर कंफर्टेबली बिना किसी शक के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। पीछे में आपको जो है ये चीज़ें मिलती हैं,
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी इस्तेमाल तो होती नहीं है, लेकिन कभी ऐसा कोई दिक्कत इसमें आया नहीं है। अगर पीछे बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इसमें मैंने बहुत सामान इसमें रखा है, और जब ज़्यादा सामान रखना होता है तो पार्सल ट्रे को हटा के इस पूरे स्पेस में जो है वो सामान जो है वो भर दिया जाता है, जितना भी आपको स्पेस दिख रहा है। तो बड़े बड़े जो 30 इंच वाले जो सूटकेस होते हैं वो 2 लग जाते हैं, उसके बाद भी काफ़ी सामान आ जाता है। तो स्पेस के मामले में मुझे यहाँ कोई शक खासकर नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत ऐसे नहीं आई। इसके बाद आती है कि अल्टो का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कम आता है। उसके बावजूद भी इसका क्योंकि व्हील बेस कम है, दोनों चक्के की दूरी जो है वो काफ़ी कम है, जिसके कारण इसका गाड़ी जो है वो कार जो है वो नीचे से ज़्यादा टकराती नहीं है, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बड़ी बात आ जाती है कि कार इतनी चली है तो माइलेज कितना दे पाई है अभी तक। तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अंदर चल के आपको सबसे पहले इसका मीटर दिखाना ज़रूरी है। तो अगर हम मीटर पे अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको 18,336 यानी लगभग 1650 किलोमीटर अभी बाकी है इसमें टोटल 20,000 किलोमीटर पूरा होने में। लेकिन इसके दौरान माइलेज का बिल्कुल प्योर अंदाज़ा हो गया है कि अल्टो 800 आपको कैसे कैसे माइलेज देती है, कब कब। तो ये जो है वो पूरी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में अगर आप कंप्लीट एसी चलाते हैं, आपका शीशा जो है डाउन करके चलाने की आदत नहीं है, कंप्लीट एसी में आपको 12 से 13 का माइलेज जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिटी में माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैं पटना सिटी में रहता हूँ, तो पटना अगर रहते हैं आप पटना जैसे शहर में, तो आपको 12 से 13 मैक्सिमम 14 माइलेज आपको मिल जाएगा एसी में गर्मियों के मौसम में। अगर आप ठंड के मौसम में सेम चलाते हैं सिटी में एसी में, तो आपको 15 तक माइलेज जो है वो 14 से 15 ऐसे 12 से 13। और अगर आप ठंड के मौसम में एसी हल्का हल्का चलाते हैं तो उस दौरान आपको 14 से 15 तक का माइलेज लोकल सिटी में मिल जाता है। अगर आप हाईवे की बात करें तो हाईवे में मैंने एसी में लगभग अगर गर्मी के मौसम की बात करें हम तो लगभग 17 से 18 तक निकाला है, और अगर ठंड के मौसम की बात करें तो एसी में मैंने 20 तक का माइलेज निकाला है। तो ठंड में अगर आप 60 की स्पीड को मेंटेन करते हैं, लगभग 60 से 70 के बीच में ही काटा रखते हैं, 80 को कभी टच नहीं करते, तब आपका लगभग इतना माइलेज निकल के आता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे 80 का जो है वो काटा टच करते हैं, लगातार 80 पे चलाते हैं रेगुलर बेस पे, तो आपको माइलेज जो है वो लगभग 11-12 तक भी आ जाता है सिटी में, और हाईवे पे लगभग 14-15 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ओवरऑल ये कहानी है इसके माइलेज की। अब आ जाते हैं हम इसके ड्राइविंग कंफर्ट की। तो ड्राइविंग कंफर्ट में आपको कभी भी अल्टो से कोई शिकायत नहीं होगी। ये यूज़ टू ऐसी कार है कि आपको फुल डे आप इस कार को चला सकते हैं, कहीं भी हाईवे पे, लोकल में, हर जगह। हाईवे पे थोड़ा सा स्पीड इसका स्लो लगता है, इसका बैलेंस जो है उसमें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता है, लेकिन बैलेंस लगता है कि हाई स्पीड्स में आपको अनसेफ करा देगी, अनसेफ फील कराती है। तो आप अगर ज़्यादा हाईवे चलते हैं तो आपके लिए ये कार थोड़ी सी लगेगी आपके लिए बेकार है। लेकिन अगर आप लोकल में ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा सड़कों पे साइड में आपको पार्किंग चाहिए, तो उसके लिए ये कार जो है बहुत बेहतर है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें जो है इस कार के बारे में बताना चाहूँगा। मैं उसके पहले आपको कार चला के दिखाऊँ। सबसे बेहतर इसकी बात है कि इस कार को अगर आप कहीं भी पार्किंग करते हैं तो आपको कम से कम जगह चाहिए होता है, और कोई आपको टोकता भी नहीं है कि मेरे पार्किंग की स्पेस को क्यों जो है वो कवर कर लिया या फिर किसी के दरवाजे पर लगा दिया। कभी कोई टोकता नहीं है और कहीं भी गाड़ी जो है वो लग जाती है। मैं खासकर ये चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया करता हूँ। कहीं भी जाओ, किसी भी कॉर्नर पे हल्का सा जो है वो साइड वेज पे चढ़ाओ और गाड़ी को छोड़ दो, उससे आपकी गाड़ी जो है वो कम से कम स्पेस में पार्क हो जाती है और कोई टोकता भी नहीं है आपको। वो एक बेहतर बात हो जाती है। अल्टो को किसी भी जाम से बाहर निकालना काफ़ी आसान है। अल्टो को ऑफ रोड में चलाना बहुत सारी गाड़ियों के मुकाबले बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा बालू है। तो मैंने बहुत सारी कार्स को देखी हैं, बड़ी बड़ी कार्स को। जब हम पटना जो है हमारा बिहार, वो छठ पर्व है, तो यहाँ छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग गंगा के बीच में लगभग कार लेके चले जाते हैं। उस जगह पे स्कॉर्पियो, बोलेरो, बहुत सारी कार जो है वो फंस जाती है। हालांकि उसमें आदमी उतार भी दिया जाता है, फिर भी फंस जाती है बहुत सारी कार जो टू व्हील ड्राइव होती है, रियर व्हील ड्राइव होती है। लेकिन अल्टो मैंने देखा है कि मैं 5 लोगों को बैठा कर पीछे सामान लोड करके भी ये कार पूरे बालू के जगह पे कहीं भी जाके फंसती नहीं है। तो ये वाली एक खासियत हो जाती है अल्टो के साथ। अल्टो आप देखा भी होगा कि अल्टो जो है वो पहाड़ों का रानी भी बोला जाता है। तो पहाड़ों की किंग भी अल्टो को बोली जाती है इसी कारण से, क्योंकि अल्टो का भले ही फ्रंट व्हील ड्राइव हो, चक्के छोटे हो, लेकिन इस कार को मैंने खुद कभी भी फंसते हुए नहीं देखा है। टफ से टफ सिचुएशन में ये कार जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये आपको एक बेहतर जो चीज़ मिलेगा। लगभग 3,000 रुपये में इसके टैंक फुल हो जाती है। लगभग 30-32 लीटर के आसपास इसमें तेल आ जाता है। 35 लीटर का टैंक है, लेकिन जब आप
जो लास्ट जो ब्लिंकर होता है वो ब्लिंक करने लगता है, तो आपको पता चल जाता है। उसके अलावा गाड़ी जो है वो आगे से कहीं किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो इसकी रड ऐसी दी हुई है, टकराती भी है, क्योंकि ये कार भी बहुत टकराई है आगे से इस जगह पे खासकर, क्योंकि आगे बहुत सारे पत्थर कभी कभी सामने आ जाते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं। तो उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ना ही ये टूटता है ना कुछ होता है, ये वेव ऑफ भी नहीं होता है, सब कुछ एज इट इज़ जो है वो बना रहता है इस कार में। इस कार की मैं और एक ख़ास बात बताऊं जो कि मेंटेनेंस की है, जो कि इसकी लगभग 4 सर्विस हो चुकी है। तो पहली सर्विस जो कि इसकी मोबिल सिर्फ चेंज होती है, जिसमें सिर्फ 1400 रुपये लगते हैं। तो इतना आपका एक बुलेट का भी इससे ज़्यादा खर्चा आता है अगर आप पहली सर्विस में जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी सर्विस काफ़ी सस्ते में हो जाती है। दूसरी सर्विस की बात करें जिसमें मोबिल चेंज नहीं होता है, वो 5000 किलोमीटर पे होती है, जो कि 200-300 रुपये की होती है, क्योंकि ये फ्री सर्विस के अंदर आती है। तीसरी सर्विस की बात करें तो उसमें भी मोबिल चेंज होता है, जो कि लगभग 1800 रुपये तक में हो जाता है, 1600-1700 1800 में। चौथी सर्विस होती है जिसमें भी मोबिल चेंज होती है, वो लगभग आपका 5000 रुपये तक का जाएगा। अगर आपके कार में आप सब अच्छे से कराते हैं तो लगभग 4,500 से 5000 रुपये तक का जाएगा। लेकिन इस कार का मेंटेनेंस कॉस्ट उसके अलावा एक सिंगल बॉल चेंज होने के अलावा और 2-3 बार जो साइड मिरर्स चेंज हुए हैं, जो कि ये 1500 रुपये का आता है, जो कि बहुत सारी बाइक्स का भी अगर आप आज के रेट में लेते हैं तो आपको लगभग 1200-1000 रुपये के आता है, तो ये 1500-1400 रुपये का आता है। कंपनी का जो कि एडजस्टेबल भी है, इंटरनली एडजस्टेबल, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी सस्ती मिलती हैं। तो कार का मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर है। 2800 रुपये के टायर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इतनी सस्ती आती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने बहुत सारी बाइक से कंपेयर किया है इसके पार्ट्स का प्राइस, जैसे कि इसका एयर फ़िल्टर सिर्फ 200 रुपीज़ का आता है, इसका कैबिन एसी फ़िल्टर जो है वो लगभग 250 रुपये का आता है, जो कि बाइक्स का एयर फ़िल्टर अगर आप R15 या किसी भी बाइक का लेने जाते हैं तो आपको ये 300-400 रुपये तक, 500 रुपये तक जो है वो टच हो जाती है, लेकिन इसका काफ़ी कम रेट रहता है। तो ये सारी जो है एडवांटेजेस हैं अल्टो की, अगर आप एक अल्टो लेने जा रहे हैं तो। और ड्राइविंग के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले एक और बात आपको बता देता हूँ कि अल्टो जो प्राइस रेंज में आती है उस रेंज में इसके सेफ्टी को ना देखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाइक के से थोड़ा सा यानी कि लगभग 2 लाख रुपये आपसे ज़्यादा लेती है। अगर आप कोई 2 लाख का एक परफॉर्मेंस बाइक लेते हैं तो आपसे 2 लाख रुपये ज़्यादा लेती है, लेकिन कहीं बेहतर आपको एक 800 सीसी इंजन देती है, जो कि अगर आप किसी बाइक में 800 सीसी इंजन लेने जाइएगा तो लगभग आपको 16-17 लाख रुपए खर्चे करने पड़ जाएंगे। तो उसके साथ आपको एसी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी दी जाती है जो कभी आपको बाइक में एक्सेप्ट नहीं करते। तो बाइक से बेहतर थोड़ा सा अगर आपको एक फ़ील लेना है, आपको एक चीज़ चाहिए, तो आपके लिए कार है जिसमें 5 लोग आराम से बैठ के कहीं जा सकते हैं लीगली, तो वो वाली चीज़ आपको अल्टो में मिलती है। तो अल्टो का ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप अल्टो ले सकते हैं, जो कि बहुत बेहतर है। पीछे थार से जो है वो ड्रिफ्टिंग चल रही है। तो ये सारी इसकी खूबियाँ हैं, और मैंने इसी दौरान जो है आपको मना भी किया है कि क्यों अल्टो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो वो सारी बातें मैंने आपको बताई। इसकी नहीं लेनी चाहिए कि मैं आपको एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ, अगर आप 6 फीट के हैं तो आप अल्टो पे मत जाइए, आप बड़ी कार्स पे जाइए, स्विफ्ट पे जाइए, वो उसका बेस मॉडल भले ले लीजिए लेकिन अल्टो मत लीजिए। और मैं ज़्यादातर बेस मॉडल को ही प्रेफर करता हूँ, हालांकि मैंने टॉप मॉडल लिया है, लेकिन आप बेस मॉडल ज़्यादा लीजिए तो ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा वहाँ पे। डिसएडवांटेज में एक चीज़ और आती है कि इस कार का सीट जो है वो काफ़ी छोटा आपको महसूस होगा, हमेशा दरवाजे से आपके कंधे जो है वो लड़ते रहेंगे, तो वो वाली प्रॉब्लम आती है। जब ज़्यादा एसी चलेगा और ट्रैफिक में कार लगातार रेगुलर खड़ी रहती है, उसके इंजन इसका जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है, काफ़ी ज़्यादा थर्राने जैसा जो है वो फील कराता है, तो वो वाली प्रॉब्लम आपको लगेगी कि एसी के साथ थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस हो रहा है। एसी इसकी ठंड नहीं कर पाएगी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होगी, तो उस समय आपके घर के फैमिली लोगों के अगर आप 200 किलोमीटर तक अगर आप इसमें ट्रैवल करा देते हैं पीछे बैठा के, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, तो वो वाली प्रॉब्लम होगी। अगर आप खुद भी इसको लगातार 300 किलोमीटर स्टॉल चलाते हैं तो आपका पैर जो है उतरने के बाद भी, क्योंकि इसमें इसके वाइब्रेशन जो इंजन के वो आपके पैरों तक आता है, तो वो लगभग वो महसूस होते रहता है कि हाँ ये यहाँ पे दिक्कत जो है वो आ रही है। तो वो वाली प्रॉब्लम रहेगी। हल्का सा पैर आपका घर में भी सोए भी रहिएगा तो लगेगा कि हल्का सा हिल रहा है पैर, तो वो वाली प्रॉब्लम होती है अगर आप 200-300 किलोमीटर को वन टाइम में एक बार लगातार चलाते हैं। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं कार की, एडवांटेजेस मैंने बताई। चलिए अब इस कार को चलाने के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एडवांटेज में एक चीज़ और आती है इस कार की, इस कार का टर्निंग रेडियस आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो आप अगर इस कार को कम से कम स्पेस में अगर आप टर्न करना चाहें तो काफ़ी अच्छे कर लेते हैं। और इसका हैंडलिंग भी काफ़ी हल्का है, बहुत हल्के हाथों से आप इसके हैंडल को जो है यूज़ कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आगे जो सामने सीन आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पे, क्योंकि मैं गंगे किनारे आया था आराम से शांति से यहाँ पे शूट करने।
तो यहाँ सामने जो है काफ़ी चढ़ाई है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है पूरी तरह से धूल उड़ाते हुए चढ़ती है, लेकिन मैं फिर भी आपको सामने से लोग आ रहे हैं उसके बावजूद मैं बहुत ही आराम से चढ़ा के दिखाऊंगा कि अल्टो का छोटा चक्का होने के बावजूद भी अच्छे से चढ़ जाती है। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं अल्टो की, लेकिन एडवांटेज में ये जो चीज़ है ये आपको भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे इसमें बहुत तगड़ा धूल उड़ाते हुए जाते हैं, जैसे कि थार आपने देखी जाते हुए उन सभी कार्स को, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक हल्के हाथों से भी एकदम हल्का एक्सीलेटर के साथ मैंने इसको जो है वो बाहर की ओर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो लोग बहुत ज़्यादा धूल उड़ाते हुए भागते हैं, मैं उनके लिए जो है बोलना चाहूँगा ये बेकार की चीज़ें। आप यानी आप हिलिंग में भी बहुत आराम से जो चल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने गियर शिफ्टिंग के बारे में बताया और गियर कब कब शिफ्ट ये डिमांड करती है और किस स्टेज पे जाके जो है वाइब्रेशंस जो है वो शुरू कर देती है कार देना, तो उसके लिए हम सबसे पहले इस कार को जो है वो शांति जगह पे ले जाएं और एक अच्छे स्पीड में 1 बाय 1 गियर अगर आपको चेंज करके मैं बताऊं, जैसा कि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक टर्निंग में ले लेता हूँ। और एक चीज़ और है, इस कार का जो है वो बहुत अच्छा बैलेंस है। अगर आप कितना भी तेज़ जो है वो तेज़ मतलब एक लिमिट तक मैं बता रहा हूँ जितना तक आप संभाल सके कार को, लेकिन एक अच्छे खासे स्पीड में भी अगर आप कार को मोड़ते हैं तो कार का बॉडी जो है वो काफ़ी स्टेबल रहता है और काफ़ी ज़मीन से पकड़ के बैठी रहती है, क्योंकि कार भले ही अल्टो ज़मीन में टकराती नहीं है बहुत सारे रोड ब्रेकर से और बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो एक चीज़ होने के कारण जो है आपको टर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा इस कार के साथ कॉन्फिडेंस फील होता है। मैंने बहुत सारी कार्स चलाई हैं, जैसे नेक्सॉन की बात करें, आप जो भी एसयूवी टाइप्स कार होती हैं जो थोड़ी महंगी भी होती हैं, तो उनमें टर्निंग के दौरान ज़्यादा स्पीड में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है आपको जितना ज़्यादा अल्टो में आपको मिलता है। तो मैं एक ओवरऑल अंदाज़ा दे रहा हूँ, मैं बड़ी कार्स के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको एक अच्छा खासा जो है वो मतलब बैलेंस मिलता है अगर आप टर्निंग लेते हैं। तो सामने बहुत एक आइकॉनिक कार जा रही है, होंडाई की आइकॉन। तो चलिए उसके बाद हम बात करें तो इसके सॉकर्स कैसे हैं, तो सॉकर ठीक ठाक है। अगर सिंगल चलते हैं तो ज़्यादा हिलाती है, अगर आप गाड़ी के इसमें 4 लोग भरे हुए हैं तो गाड़ी के सॉकर एकदम मक्खन की तरह हो जाते हैं, तो वो वाली बात है, वो कोई भी कार ज़्यादा जो है वो मूव करती है। हालांकि बहुत सारी कार्स के मुकाबले जो एसयूवीज़ होती हैं उनसे काफ़ी कम मूवमेंट है, इसकी बॉडी रोल काफ़ी कम मूवमेंट है। अब आ जाते हैं हम बात की एसी कैसा परफॉर्म करती है और एसी में कार का इंजन का परफॉर्मेंस क्या होता है। तो जनरली आप देख रहे हैं जो भी सामने कार्स चल रही हैं, 2 डिज़ायर्स, एक ओल्ड मॉडल एक न्यू मॉडल, उसके साथ मेरी कार यहाँ पे चल रही है, तो ऑलमोस्ट सेम पिकअप सेम स्पीड सब कुछ आपको मिलता है। जैसे कि अभी 60 की स्पीड में मैं लगभग चौथे गियर पे हूँ, अगर मैं 5वें गियर पे भी 60 की स्पीड में करता हूँ तो कार में कोई स्ट्रेस नहीं आती है। मैं चौथे गियर पे अगर 40 की स्पीड में अगर 5वें गियर पे करता हूँ तो हल्का सा स्ट्रेस जो है वो इंजन में महसूस होता है, लेकिन अगर वो डाउन हिलिंग हो यानी कि नीचे उतरने के दौरान हो तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चढ़ने के दौरान ही सिर्फ फ़र्क पड़ता है। या फिर अगर आप कोई फ्लैट रोड पे चल रहे हैं और तब आपने 5वें गियर में 40 की स्पीड में चला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है कार के साथ, कार काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है वहाँ पे। इसके साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कार की हैंडलिंग इतनी अच्छी है कि मैं कभी कभी जब लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो मैं बस यहाँ पे इस जगह पे पकड़ के बस इतना हल्का हल्का मूवमेंट के साथ मैंने 100-150 किलोमीटर को जो है वो कवर किया है। तो ये वाला एक फ़ायदा मिलता है इस कार के साथ कि इसका हैंडल क्योंकि यहाँ पे है ना तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी में आ जाता है, तो बॉडी के पकड़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको बहुत हमेशा ऐसे जो है वो हैंडल पकड़ के नहीं रखना है, आपको नॉर्मल किसी भी तरीके से हैंडल पकड़ के रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। अब जो इसका डिसएडवांटेज है हाईवेज़ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी 60 की स्पीड में चल रहा हूँ, सभी गाड़ियाँ आपने देखी मुझे जो ओवरटेक कर रही है वो लोग 80 से 90 की स्पीड में चल रही है। इस अटल पथ पे जो मार्किंग भी है वो भी 80 के स्पीड के आसपास का है कि आपको 80 के स्पीड में चलाना है। तो अगर आप ऐसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे रेगुलरली ऐसे आपको हाईवेज़ मिलेंगे जहाँ पे 80-100 की स्पीड नॉर्मल है, तो उस जगह पे ये कार आपको डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि जब आप एसी की स्पीड में चलाते हैं तो थोड़ा सा कार से कॉन्फिडेंस जो है वो लूज सा महसूस होता है। हालांकि चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बड़ी कार चाहिए। तो मैं वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप किसी बेस मॉडल ले लीजिए कार का, लेकिन किसी छोटी कार का टॉप मॉडल लेने की जगह कोई बड़ी इंजन की कार का बेस मॉडल ले लीजिए, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। वहाँ पे अल्टो थोड़ा सा मार खाती है, वहाँ पे अल्टो में थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको महसूस होगा। बाकी जो एक्सलेरेशन का जो तरीका है, जो एक्सलेटर लेने का तरीका, जो पेडल्स जो जगह और पोजीशन पे दिए गए हैं वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं
कंटिन्यूसली इसको काफ़ी देर चला सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कोई और कार के मुकाबले अगर देखें तो इस कार में एक चीज़ और जो बहुत बहुत बेहतर मिलती है, वो मिलती है इसकी इनिशियल पिकअप्स। यानी कि जब आप कार को स्टार्ट करें और पिकअप दें तो ये कार जो है उस जगह पे बहुत स्मूथ जो है वो काम करती है, बहुत फास्ट चलती है। तो वो चीज़ लोकल्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। छोटा कार, इनिशियल पिकअप्स काफ़ी अच्छा है, बॉडी वेट कम है क्योंकि 650 kg के आसपास की ये कार आती है, तो बॉडी वेट कम, और ये तीनों चीज़ मिला के जो है लोकल सिटी राइड का मैं इसको पॉकेट रॉकेट मान सकता हूँ कि आप सिटी राइड में बहुत शांति से बहुत तेज़ इस कार को चला सकते हैं। तो अगर उस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि आपको सिटी में जल्दी जल्दी ओवरटेक्स लेने हैं, आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए कार में, तो भी आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि कार सिंगल रोड में बहुत ज़्यादा पिकअप डिलीवर करती है और छोटे होने के कारण बहुत ज़्यादा नैरो जगहों पे भी काफ़ी आगे भाग जाती है। और इस कार को कुदाने में, जंप कराने में, रोड ब्रेकर जंप कराने में कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं होती है क्योंकि कार जंप करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी जो है वो ज़मीन के कंट्रोल में बनी रहती है। तो ये सारी बात थी इस कार के बारे में। इस कार का म्यूज़िक सिस्टम अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो बहुत अच्छा है। हालांकि मैंने मारुति के सभी कार्स के म्यूज़िक सिस्टम को जज किया है, सभी कार की म्यूज़िक सिस्टम्स मारुति की काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं एक बार 80 की स्पीड तक जाता हूँ और आपको एक आइडिया देता हूँ कि कार जो है मुझे कैसा फील कराती है, क्योंकि मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ इसको 80 की स्पीड में चलाने में। इसके पहले जो टाटा इंडिगो मेरे पास थी डीजल, तो उसमें जो है वो 80-100 जो है वो नॉर्मल चलाने में जो है लगता था कि 80-100 ही चलना है, लेकिन यहाँ पे जब हम कार को चलाते हैं तो 80 जो है अभी मेरा 80, 70, 75 के आसपास टच कर चुका है। तो 80 में ये कार थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ब्रेकिंग जो है वो अगर आप 80 के स्पीड में लेते हैं तो टायर्स जो है वो ABS EBD के होने के बावजूद जो है वो ज़मीन को कुछ खास पकड़ नहीं बना पाते हैं और थोड़ा सा स्किड करते हैं, आवाज़ करेगा सारा टायर जो है वो। अगर कोई हार्ड ब्रेकिंग करते हैं आप तो सारा टायर चिड़ आवाज़ करेगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि सेफ्टी जो है वो आपके हाथ में है। अगर आपके पास 0 रेटिंग सेफ्टी वाली कार है तो सेफ्टी आपको अपने दिमाग से उसको कंट्रोल करके उसको एक 5 स्टार बनाना पड़ेगा ताकि आप सेफ़ रहें। तो वो नज़रिया के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो फिर आपके लिए ये चल पाएगी। अब यहाँ पे जैसा कि मैं एक बार 80 के आसपास टच करूँ तो कार जो है वो देखिए थोड़ा वाइब्रेट कर रही है, मेरे पैरों को काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन दे रही है। इसने ब्लिंक कर दिया है 80 क्रॉस करने का, तो देखिए ये हैंडल जो है पूरा वाइब्रेट होने लग गया। देखिए आप हैंडल जो है वो छोड़ रहा हूँ मैं, कितना ज़्यादा हैंडल जो है वाइब्रेट कर रहा है, लगभग 90-100 के आसपास जा रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे जो है वो अल्टो की पसंद नहीं है, जो कि आपको नॉर्मल किसी भी स्विफ्ट और डिज़ायर ये सभी गाड़ियों में ये वाली दिक्कत जो है वो नहीं होती है। तो ओवरऑल आप समझ गए हो कि आपको अगर अल्टो कार लेनी है, सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको समझनी है, नहीं ले रहे हैं तो इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ब्रेकिंग 100 के स्पीड में इसकी अच्छी नहीं है, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। 60 के स्पीड के ही हिसाब से गाड़ी को चलाने के हिसाब से ये कार लगभग आपको ठीक महसूस होने वाली है। और प्राइस पॉइंट से ये कार जो है बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। कभी इस कार से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है जिस दाम में ये कार आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है। मैं सीधा समझता हूँ 800 सीसी की बाइक लीजिएगा आपको 10 लाख रुपए लगेंगे, 800 सीसी कार लेते हैं आपको 4.5 लाख रुपए में लगते हैं, जिसमें एक कैबिन मिलता है जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, AC मिलता है, अच्छा कंफर्ट मिलता है, लॉन्ग राइड्स में कोई थकान नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सामान रखने का बहुत अच्छा स्पेस, सब कुछ आपको इस प्राइस रेंज में मिलता है। तो ये बहुत बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी अगर आप एक कार लेने जा रहे हैं। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया भी हो गया कि आपको कार कैसी लेनी है, कौन सी लेनी है, और अल्टो अगर आपको लेनी है तो आपके दिमाग में क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या पॉजिटिव्स और निगेटिव आपको दिमाग में रख के इस कार को लेना है। तो होपफुली आपको वीडियोस डिटेल में काफ़ी अच्छी लगी होंगी। बाय बाय।